नमस्कार मित्रों। चर्चा में आपका साथी दिलीप कुमार आपका स्वागत करता है। आज मैं चर्चा में राजनीतिक विचार का स्वरूप के विषय में चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जैसा कि पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि सोफिस्ट या अरस्तु और या अराजकतावादी या मार्क्सवादी ने क्या राज्य के विषय में क्या विचार दिए हैं, और आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। राज्य और व्यक्ति का संबंध। कुछ लोगों ने या कुछ विद्वानों ने ये कहा है, राज्य व्यक्तियों का मात्र एक समूह है। ऐसा कहने से राज्य और व्यक्ति का संबंध पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाता है। और कुछ विद्वानों ने ये कहा कि राज्य और व्यक्ति का संबंध सूत्र पर आधारित है, या तारतम्य संबंध है, या अनुन्याश्रित संबंध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है, व्यक्ति के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इस विषय में अनेकों विद्वानों ने विचार दिए हैं। कुछ का कहना यह है कि राज्य यंत्रवत है या यंत्र की भांति है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य एक मशीन है, एक यंत्र है। जिस प्रकार विभिन्न पार्ट्स को मिलकर सुनियोजित जोड़ करके एक यंत्र का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार सुसंगठित जनता का समुदाय ही राज्य कहलाता है, या सुसंगठित जनता का समुदाय राज्य रूपी यंत्र में पार्ट की तरह यूज होने से या प्रयोग होने से राज्य का निर्माण होता है। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि राज्य एक सावयवी है। सावयवी से तात्पर्य यह है कि राज्य एक मनुष्य के शरीर के भांति पूर्ण इकाई है, और मनुष्य इस शरीर रूपी पूर्ण इकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है। इन दोनों के बिना एक का अस्तित्व असंभव है। अन्य विचारकों ने कहा कि राज्य का निर्माण स्वार्थ के आधार पर हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने राज्य का निर्माण अपना स्वार्थ की सिद्धि के लिए करी है। इस प्रकार का आरोप प्रायः मार्क्सवादी लगाया करते हैं कि राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने अपने हित की साधना के लिए किया है। राज्य का स्रोत समाज से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की बात मानने वाले विचारकों ने कहा है कि समाज ने अपनी चेतना द्वारा राज्य का निर्माण किया है, और
अपने कुछ राजनीतिक अधिकार को राज्य को सौंपे हैं, जिसके माध्यम से अपने आप को शासित होना स्वीकार किया है राज्य के द्वारा। राज्य एक राजनीतिक संगठन है। इसमें शासन और शासित के बीच स्पष्ट भेद पाया जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य का बौद्धिक विकास सरलतम था, माने साधारण था। तब जो है राज्य का आदेश श्रद्धा भाव से राज्य के निवासी स्वीकार करते थे, उसका पालन करते थे। शनैः शनैः राज्य की जनता का बौद्धिक विकास होना आरंभ हुआ तो जनता के मन में यह सवाल उठने लगा कि हम राज्य का आदेश पालन हम क्यों करें? शासक भी तो हमारी तरह ही हैं, हमारी तरह ही मनुष्य है, हमारी स्वजाति के हैं। उन्हें हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ या किसने इनको दिया? और फिर यह भी विचार होने लगा जनता की ओर से कि शासन सत्ता किसे दी जाए? क्या ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो संत प्रवृत्ति के हो, यानी संत जन हो, ऐसे लोगों को सत्ता दी जाए जो जन कल्याण का भाव से शासन कर सके हम सब पर? या ऐसे लोगों को सत्ता का अधिकार दिया जाए जो अपने आप को कुलीन समझते हैं? या फिर ऐसे लोगों को सत्ता का अधिकार दिया जाए जो धनाढ्य हैं, यानी धनी वर्ग से आते हैं? या ऐसे लोगों को सत्ता दिया जाए जो विशेष गुण से विभूषित हों, या जिनके पास विशेष गुण हो? जिसके पास करिश्मात्मक शक्ति हो, ऐसे लोगों को सत्ता दी जाए क्या? बाद में यह भी विचार हुआ कि क्या राज्य के आदेशों का पालन करने का क्या औचित्य है? राज्य का विरोध क्यों नहीं किया जाए? माने राज्य के शासन का विरोध क्यों नहीं किया जाए? इसका भी चिंतन या इसका भी उत्तर राजनीति शास्त्र के विचारकों ने किया है। राज्य का लक्ष्य, राज्य का अनेकों लक्ष्य हैं उसकी प्रकृति के अनुसार। कुछ विद्वानों ने कहा कि राज्य एक सर्वोच्च कल्याणकारी संस्था है। सर्वोच्च कल्याणकारी संस्था से तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है, और राज्य का कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन का उत्तोत्तम विकास करे, उत्तोत्तम उत्थान करे। राज्य नागरिकों के विषय में संपूर्ण प्रकार से चिंतन करे, मनन करे और उसके लिए कल्याणकारी कार्य कर सके। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि
राज एक अभिशाप है। अभिशाप मानने वाले अराजकतावादी कहलाते हैं मित्रों। उनकी सोच यह है कि राज्य के बिना मनुष्य का जीवन उत्तम तरीके से विकास किया जा सकता है और मनुष्य की स्वतंत्रता की वृद्धि होगी या हो सकती है। इन दोनों विचारों के बीच कुछ ऐसे विचारक हैं जिनका कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई तो है राज्य में, लेकिन वह आवश्यक है। इसके बिना कार्य नहीं हो सकता, काम नहीं चल सकता। ऐसे विद्वानों ने राज्य द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का विरोध किया जाता है और केवल उनकी यही चाह होती है कि राज्य हमारी रक्षा करे, उनकी धन संपत्ति की रक्षा करे। वही एक कार्य राज्य के लिए विशेष है और कोई कार्य नहीं है। राज्य का संगठन मित्रों, राज्य के संगठन के विषय में भी आए दिन और निरंतर विचार किया जाता है। राज्य की सरकार यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच किस प्रकार संतुलन हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है और किस प्रकार के राज्य में एकीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हो, यानी कि केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था हो, या किस राज्य में विकेंद्रीकृत शासन की व्यवस्था हो। इस प्रकार की चर्चा निरंतर होती रही है या होती है। राज्य का कानून यानी कानून राज्य का ध्येय या उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानून एक आवश्यक साधन है। विद्वानों ने कहा कि कानून का निर्माण कुछ निरपेक्ष बुद्धिमान समूह ने किया है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य में कुछ ऐसे बुद्धिमान समूह हैं, उन लोगों ने कानून का निर्माण किया है। कुछ का कहना यह है कि शासक का आदेश ही कानून है, माने शासक ने जो कह दिया वही कानून है और राज्य की जनता को मानना बाध्यकारी है। इसके बिना और की चारा है ही नहीं। कुछ विद्वानों का कहना यह है कि राज्य समान जनता की इच्छा ही कानून है। माने राज्य को यह तय करना है कि जनता की इच्छा क्या है, जनता का कल्याण किस कानून में है, वही एक कानून है। अधिकार व कर्तव्य, राज्य और व्यक्ति या नागरिक के बीच क्या कर्तव्य होने चाहिए, कौन सा औचित्य से राज्य की जनता राज्य के आदेशों का पालन करे, या किस प्रकार के आदेश राज्य की जनता को राज्य द्वारा दिया जाए जो पालन करने योग्य हो, और किस प्रकार का अधिकार जनता को प्राप्त हो, यह कानून द्वारा निश्चित होता है।
यूरोपीय और गैर यूरोपीय के बीच, यूरोपीय तथा अयूरोपीय राजनीतिक विचार। यूरोपीय विचारकों ने कहा है कि जो अयूरोपीय लोग हैं या अयूरोप के लोग माने यूरोप के बाहर के लोग हैं, उनका राजनीतिक चिंतन में किसी प्रकार का योगदान नहीं है। किंतु जो सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे भारत, चीन, मिस्र, बेबीलोन या सीरिया की सभ्यता विकसित हुई, उसका अध्ययन करने से यह बात अस्पष्ट समझ में होती है कि बिना कोई राजनीतिक संस्था या राजनीतिक सोच के बिना इतनी बड़ी सभ्यता का विकास नहीं हुआ होगा। केवल अंतर इस बात का है कि उन्होंने, यूनान के राजनीतिक विचारकों ने, राजनीतिक विचार का संकलन उन्होंने जिस पुस्तक में की, वह विशेष राजनीतिक विचार के पुस्तक माने जाते हैं। और हमारे देश व अन्य गैर यूरोपीय देशों में जो राजनीतिक चिंतन किया गया है, वह अनेकों विचारों के समूह में पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ रामायण, महाभारत व अर्थशास्त्र में जो राजनीतिक चिंतन किया गया है, उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विचार किया गया है। केवल इतनी सी बात है कि जिस प्रकार यूनान के विचारकों ने एक पुस्तक में राजनीतिक चिंतन का उल्लेख किया है, जैसे रिपब्लिक है, प्लेटो है, पॉलिटिक्स है, प्लेटो नहीं, पॉलिटिक्स है, ये सब राजनीति विज्ञान के शुद्ध ग्रंथ हैं। किंतु हमारे यहाँ जो राजनीतिक सिद्धांत पाए जाते हैं, वो धर्मशास्त्रों में पाए जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया है। मित्रों, आज की चर्चा यहीं तक, किंतु विराम लेने से पूर्व आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली जानकारी प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।